So today we are going to start with Sales of Good Act 1930. ये लेक्चर अपना रेलिवेंट है फॉर जून टर्म एज वेल एज दिसंबर 2023 के रेलिवेंट है एंड विल कवर सेल्स एंटायरली थ्रू अ डायग्राम। जो हमारा पूरा का पूरा सेल्स है, यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, हम लोग पूरा का पूरा सेल्स को एंटायरली डायग्राम के थ्रू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सेल्स के अंदर हमें ये पढ़ना है कि सेल्स क्या चीज के लिए। सेल्स के अंदर सबसे पहले गुड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो सेल्स कवर्स मूवेबल गुड्स। सेल्स क्या कवर करता है? मूवेबल गुड्स। एंड इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है सेल्स की। जैसे अगर बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे, तो सेल्स क्या कवर कर रहा है? मूवेबल गुड्स कवर कर रहा है। सेल्स क्या कवर करेगा? मूवेबल गुड्स कवर करेगा। तो मूवेबल गुड्स में सेल्स क्या कवर कर रहा है? मूवेबल गुड्स को कवर कर रहा है। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है भैया? मनी गुड्स नहीं माने जाते, एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स नहीं माने जाते, इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स हम लोग नहीं मानते। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब क्या होता है? डेब्ट्स। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब डेब्ट्स। डेब्ट्स गुड्स नहीं माना जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं माना जाएगा। जो भी थिंग्स अटैच टू ग्राउंड है, जो भी थिंग्स अटैच टू ग्राउंड है विच कैन बी सेपरेटेड इन द सेम फॉर्म आर कंसिडर्ड एज गुड्स। क्या भैया यहाँ पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो गुड्स माने जाएंगे? यस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी गुड्स माने जाएंगे। क्या भैया एंटीक कॉइन्स एंड करेंसी गुड्स माने जाएंगे? यस, एंटीक कॉइन्स एंड करेंसी भी गुड्स माने जाएंगे। इसके अलावा बायर इज वन हु बाइज और एग्रीज टू बाई, सेलर इज द वन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल। फिर हमने पढ़ा कि भैया टाइप्स ऑफ गुड्स। तो हमें ये पता है कि सेल्स के अंदर 3 तरह के गुड्स होते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग गुड्स है, दूसरा फ्यूचर गुड्स है, तीसरा कंटीजेंट गुड्स है। क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का ना आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड होता है। ये क्या होता है? आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वेयरएज फ्यूचर गुड्स जो होते हैं वो एग्रीमेंट होता है टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और एक्वायर, टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और एक्वायर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल हैज बीन मेड। क्या बोला गया? ये है ना, गुड्स को हम लोग क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। एक्वायर, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस। यहाँ पे एक्वायर भी लिख लेना बच्चों। एक्वायर, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल हैज बीन मेड। मतलब ये गुड्स एग्जिस्टिंग इन नेचर नहीं है, वेयरएज एग्जिस्टिंग गुड्स जो थे वो एग्जिस्टिंग इन नेचर है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हेलो हेलो। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए ना। नहीं, दोबारा कर दिया था ना भैया मैंने। दोबारा भी? ठीक है, मैं, हाँ हाँ, मैंने दोबारा भी किया है। वापस से मैं आज कर देता हूँ भैया, अभी कर देता हूँ। मैं करके आपको बताता हूँ, आप चेक कीजिए ना, ठीक है? हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? चलो वापस से बच्चों। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स are agreed upon at the time of the contract of the sale. They are identified and agreed. तो existing goods के अंदर दो चीज लिखोगे, एक तो identified, दूसरा agreed। existing goods के अंदर दो चीज, identified and agreed upon at the time of the contract of sale। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसी समय आपने गुड्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया, एग्री भी कर लिया, उसको एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स के टोटल 3 वैरायटी होती है। पहली स्पेसिफिक गुड्स होता है, दूसरा एसेटन गुड्स होता है, तीसरा अनएसेटन गुड्स होता है। तो स्पेसिफिक गुड्स में हम लोग क्या बोले? ये आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड हो रहा है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर रहे हो ना, तब भी आपने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा गुड्स चाहिए, एंड एग्रीड कर लिया। मतलब आप बोलो कि भैया मुझे लेस का 10 रुपया का ग्रीन वाला पैकेट चाहिए, और आपने बता दिया भैया पैकेट नंबर 5 चाहिए। आपने क्या बता दिया? भैया 5वीं वाली पैकेट चाहिए, फर्स्ट से लेके जो 5वीं वाली पैकेट था वो चाहिए मेरे को, और ग्रीन वाली चाहिए। तो इसका मतलब क्या? आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया और एग्री कर लिया। उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है। एसेटन गुड्स क्या होता है? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। आप दुकान में गए और आप बोल रहे हो कि भैया आपको 10 रुपए की लेस चाहिए ग्रीन वाली। अब आपको ये नहीं पता ना उसमें से कौन सी वो देगा। मान लो दूसरी नंबर उठा के दे रहा है, तो आपको पता चल गया ना कि दूसरी नंबर वाली पैकेट मिल रही है। आपको पता क्या चल गया? कि दूसरी नंबर वाली पैकेट मिली। एसेटेंड हो गया कि अब आपको ये पैकेट मिलने वाली है। मतलब एसेटेंड आगे जाके स्पेसिफिक हो जाता है। एसेटेंड गुड्स आगे जाके क्या बन जाता है? स्पेसिफिक गुड्स। फिर थर्ड इज अनएसेटेंड गुड्स। थर्ड इज अनएसेटेंड गुड्स। अनएसेटेंड गुड्स मतलब क्या होते हैं? एक सेकंड को ना बच्चों। थर्ड इज अनएसेटेंड गुड्स। अनएसेटेंड गुड्स क्या होते हैं बच्चे? जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो आइडेंटिफाई एंड एग्रीड नहीं हो रहे एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दे आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। मींस
क्या होता है, जब भी आप कोई गुड्स को डिस्क्रिप्शन से बेचते हो, जब भी आप गुड्स को डिस्क्रिप्शन या सैंपल से बेचते हो, तो दुकान में आप आए, आप बोले कि भैया आपके पास मतलब कि ये एक सैंपल लेके आया, एक चावल का सैंपल आया, तुम दुकान में क्या किया, एक चावल का सैंपल आया और चावल का सैंपल दिखा रहा है, राइस का सैंपल दुकानदार को दिखा रहा है, दुकानदार बोला गोडाउन से वो लाके देगा, दुकानदार क्या बोला, गोडाउन से लाके दे रहा है। जब वो गोडाउन से गुड्स को अलग करके आपको देता है तो वो क्या बन जाता है, एसेटन। जैसे ही गोडाउन से गुड्स को अलग करता है एसेटन बन जाता है, जैसे ही आपको देता है वो स्पेसिफिक बन जाता है। तो एसेटन गुड्स आगे जाके एसेटेंड हो जाते हैं एंड फिर आगे जाके स्पेसिफिक, मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग गुड्स है, चाहे वो अनएसेटेंड हो, चाहे एसेटेंड हो या स्पेसिफिक हो, वो तीनों के तीनों आगे जाके क्या बन जाएंगे, स्पेसिफिक गुड्स। और तीनों के बीच में बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, तीनों के बीच में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है बच्चों, क्लियर है ना। आगे फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स कौन से गुड्स है, इसमें एग्रीमेंट टू सेल होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट और सेल के अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। यहाँ पे हम लोग जो भी गुड्स के लिए एग्रीमेंट करते हैं ना, वो गुड्स हमें या तो एक्वायर करने हैं, या तो मैन्युफैक्चर करने हैं, या तो फिर हमें प्रोड्यूस करनी है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट द सेल हैज बीन मेड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया ना, उसके बाद ये गुड्स को हमें या तो एक्वायर करना पड़ेगा, या तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, या फिर हमें प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए एग्रीमेंट टू सेल होता है। सेल क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये गुड्स एग्जिस्टिंग इन नेचर नहीं है। कोई भी गुड जो एग्जिस्टिंग इन नेचर नहीं है उसके लिए सेल कैसे हो सकता है, जो भी गुड्स एग्जिस्टिंग नहीं है उसके लिए तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है। इसलिए वहां पे कौन सा एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। कंटीजेंट गुड्स आर दोज गुड्स which are contingent upon uncertain events which are based on conditions, which are based on conditions, जिसमें अनसर्टेनिटी होती है, जिसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक पेंटिंग मैं आपको बेचूंगा, अगर वो पेंटिंग मैं किसी और से एक्वायर कर पाया तो मेरा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड है। मेरा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं आपको वो गुड्स तभी दे पाऊंगा जब मैं ये गुड्स किसी और से एक्वायर कर पाऊंगा। अगर कल को मैं एक्वायर नहीं कर पाता हूं तो मैं आपको गुड्स भी दे नहीं पाऊंगा। तो ये भी सारे एग्रीमेंट जो होते हैं एग्रीमेंट टू सेल होते हैं। ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये सारे के सारे एग्रीमेंट टू सेल होते हैं। क्लियर है क्या बच्चों। आगे हमने पढ़ा भैया डिलीवरी क्या है। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Delivery means voluntary transfer of position from one person to another in a delivery state of goods. In a delivery state of goods means ready state of goods. In a ready state of goods. हम लोग क्या बोले, डिलीवरी मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स दे रहा है। वॉलंटरी ट्रांसफर, एक्चुअली वॉलंटरी मतलब कि मैं आपको बोल दिया तो मतलब ये चीज आपकी हो गई है। मैंने आपको बोल दिया तो ये चीज आपकी हो गई, मतलब जरूरी नहीं है कि फिजिकली दिया जाए। फिजिकली दे रहे तब तो डिलीवरी खत्म हो गया, फिजिकली दे रहे तो एक्चुअल ट्रांसफर हो गया, डिलीवरी खत्म हो गई। पर क्या बात हो रहा है, कभी कभी क्या होता है हमारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि कल मैं आपको ये सामान दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स। क्या बोला जा रहा है, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन अ रेडी स्टेट। अगर गुड्स रेडी स्टेट में नहीं है तो उसकी डिलीवरी भी नहीं मानी जाएगी। गुड्स क्या होना चाहिए, इन अ रेडी स्टेट, कंप्लीट स्टेट में होना चाहिए। तो बोला गया टोटल 3 तरह की डिलीवरी होती है। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, जहां पे आप फिजिकली गुड्स को दे देते हो, और वंस अगर आप फिजिकली गुड्स को दे देते हो तो गुड्स का रिस्क किसके पास चला जाता है, बायर के पास। गुड्स का रिस्क किसके पास चला जाता है, बायर का रिस्क। बायर का रिस्क पे है क्योंकि आपने गुड्स को फिजिकली बायर को दे दिया। अब गुड्स के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, बायर जिम्मेदार है। हालांकि यहाँ पे सेलर का भी एक रिस्क रहता है। अगर सीन्स हमने गुड्स दे दिया है बायर को, बायर ने हमें पैसा नहीं दिया है, तो हमारा क्या रिस्क है, बायर कल को पैसा ना देगा तो सेलर्स का यहाँ पे क्या रिस्क होता है, बायर सेलर का रिस्क इतना ही होता है कि कल को उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो पैसा डूब सकता है। वेरएस बायर का रिस्क क्या है, सिंस गुड्स का पोजीशन बायर के पास आ गया तो बायर हैज टू टेक कस्टडी ऑफ द गुड्स, और उसको मेंटेन करना पड़ेगा गुड्स को अपनी कस्टडी के अंदर। कल को अगर गुड्स को कुछ हो जाए तो किसका नुकसान है, बायर का नुकसान है। फिर हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, यहाँ पे गुड्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है। जिसके पास गुड्स का पोजीशन था ना वो पोजीशन उसी के पास है, बट क्या होता है गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। गुड्स का पोजीशन तो ट्रांसफर नहीं हुआ बट ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे गुड्स मेरे गोडाउन में रखे, अब आप मेरे पास आते हो और आपको गुड्स खरीदना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो गोडाउन वाला पर्सन है ना उससे कंफर्म करा देता हूँ कि जब भी आप जाओगे गुड्स वो आपको मिल जाता है। तो मैं जब मेरे गोडाउन के पर्सन को फोन करता हूँ तो वो आपको क्या बोलता है, भैया आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ। वो क्या बोल रहा है, आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ। देखो उसका लैंग्वेज क्या है, ही इज होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ। ही डजंट से कि भैया आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन माय, मतलब ये मेरे बिहाफ पे वो गुड्स होल्ड नहीं कर रहा है। किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, बायर के बिहाफ पे। वो आपको कंफर्म करते हैं कि भैया ये आपके गुड्स है और आपके गुड्स मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ, आप कभी भी आके ले जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो गया। क्या हो गया, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स हो गया। अब वो जो गुड्स होल्ड कर रहा है ना गोडाउन में, वो एज अ बेली कर रहा है, वो एज अ बेली कर रहा है। उसके अब वो गुड्स नहीं है, वो गुड्स किसके, आपके हो चुके हैं।
अब जब चाहो तब आप वो गुड्स वहां से ले जा सकते हो, इसकी ओनरशिप ट्रांसफर आपको हो गई है। जब भी कोई भी गुड्स का ओनरशिप बायर के पास चला जाता है तो रिस्क भी बायर के पास चला जाता है। कल को बायर 10 दिन तक नहीं आता है और गुड्स किसी भी वजह से खराब हो जाते हैं, पानी की वजह से, या चूहा काट लेता है गुड्स को, माउस ने गुड्स को खराब कर दिया, या किसी भी कारण से गुड्स चोरी हो गए गोडाउन से, तो किसका रिस्क है भैया? बायर का रिस्क है, बिकॉज सेलर ने ये गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर दी। पर यहाँ पे जो सेफ कस्टडी गुड्स का मेंटेन कर रहा है वो नेग्लिजेंट नहीं हो सकता है, वो नेग्लिजेंट कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है क्या बच्चों? फोर्थ इज सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है, एक टोकन मिलती है आपको, क्या मिलती है? एक टोकन मिलती है, और वो टोकन के बेसिस में आप गुड्स को अपनी कस्टडी के अंदर ले सकते हो। सिंबॉलिक डिलीवरी मींस यू गेट अ टोकन, लाइक बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, रेलवे रिसिप्ट हो गया, कुरियर रिसिप्ट हो गया, कुछ भी मिल सकता है। जिस मीडियम के थ्रू मैंने गुड्स आपको भेजिए, उस मीडियम के थ्रू जब मैं गुड्स को सेंड करता हूं तो वो लोग मुझे एक रिसिप्ट देते हैं, वो रिसिप्ट मैंने आपको दे दी, इसको क्या बोला जाता है? सिंबॉलिक डिलीवरी। अब जो भी वो रिसिप्ट दिखाएगा उसके कस्टडी के अंदर वो गुड्स आ जाएंगे इन नियर फ्यूचर, तो इसे क्या बोला जाता है? सिंबॉलिक डिलीवरी। क्लियर है क्या बच्चों? आगे देखो, हमने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं डिलीवरी के अंदर। इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होता है और बायर का रिस्क हो जाता है गुड्स का। किसका रिस्क हो जाता है? बायर का रिस्क हो जाता है गुड्स का। अगर मान लो कि जब भी है ना हमने वॉलंटरी ट्रांसफर कर दिया है, जब भी हमने वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स कर दिया फ्रॉम सेलर टू द बायर, तो हमेशा किसका रिस्क हो जाता है भैया? बायर का रिस्क हो जाता है। अब बायर का रिस्क है, कल को अगर गुड्स डैमेज हो जाएगी तो बायर का रिस्क होगा, पर यहाँ पे सेलर नेग्लिजेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे सेलर कभी भी नेग्लिजेंट नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? और फिर देखो, जब भी मान लो फ्यूचर गुड्स या कंटीजेंट गुड्स को हमने ट्रांसफर किया था, क्या किया था? फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था हमने, या फिर कंटीजेंट गुड्स का हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? देखते हैं, हम लोग यहाँ पे जब भी मान लो हमने फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या किया था? फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, या फिर कंटीजेंट गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो भी कंडीशन फुलफिल हो गई या टाइम इलैप्स हो गई, तो इसके बाद ये गुड्स का एग्रीमेंट क्या हो जाता है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। मान लो कि फ्यूचर गुड्स का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, टू गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड, और ये कब बात थी? मान लो आज जून 16 है, तो आज हमने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और आपको ये डिलीवरी कब देनी थी? 30 अगस्त को डिलीवरी देनी थी। तो जब 30 अगस्त आ जाएगा ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्रीमेंट टू सेल नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा, और मेरे को वो गुड्स की ओनरशिप आपको 30 अगस्त को ट्रांसफर करके देनी पड़ेगी। इन केस मैं 30 अगस्त को ट्रांसफर नहीं करके देता हूं तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? आगे देखो, एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब बनता है? जब ये दोनों में से कोई भी घटना घट जाए, दोनों में से कोई भी घटना घट जाए, तब एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्रीमेंट टू सेल विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल व्हेन एनी ऑफ द टू कंडीशन हैपेंस, व्हेन एनी ऑफ द टू कंडीशन हैपन। या तो टाइम इलैप्स हो गया बच्चों, या कंडीशंस फुलफिल्ड हो गई। कंडीशन फुलफिल्ड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है फॉर द ट्रांसफर ऑफ पेंटिंग, मेरे को आपको पेंटिंग देनी है, पर कंडीशन मेरी क्या थी? अगर ये पेंटिंग मैं किसी और से एक्वायर करूंगा तो मैं आपको ये पेंटिंग बेचूंगा। अब जिससे मेरे को एक्वायर करनी थी ना, उसने मेरे को ये पेंटिंग बेच दी, तो आज के दिन में हमारा ये एग्रीमेंट टू सेल नहीं रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा। अब वो पेंटिंग मुझे आपको देनी पड़ेगी। कल को अगर मैं ये पेंटिंग आपको नहीं देता हूं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ब्रीच हो जाएगा। अब हमारा एग्रीमेंट टू सेल नहीं रहा, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन चुका और वो ब्रीच हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? आगे अब देखो, कुछ कुछ डिफरेंस हमें करने हैं, पहले हम लोग डिफरेंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। सेल एंड हायर परचेज का डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखो, सेल के केस में क्या होता है? इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। हम लोग एग्रीमेंट टू सेल नहीं बोल रहे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, वेरएस हायर परचेज के केस में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दोगे तभी आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर होगी। हाँ, कराऊंगा।
तो हम लोग क्या बात करें कि जो सेल एंड हायर परचेज है उस केस में ओनरशिप क्या होती है, सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, वेरएस इन केस ऑफ हायर परचेज आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। भैया सेल के केस में बायर है ना वो ओनर बन जाता है, बायर क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। वेरएस हायर परचेज के केस में जो जिसको हमने गुड्स हायर पे दिए ना वो जस्ट मतलब वो है ये बेली है, उसको सेफ कस्टडी गुड्स का मेंटेन करना है। ही इज जस्ट लाइक अ बेली, ही हैज टू मेंटेन द सेफ कस्टडी ऑफ द गुड्स, he cannot become the owner of the goods, he cannot transfer the goods to somebody else, ठीक है ना। आगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी बायर है ना गुड्स का, वो गुड्स को रीसेल कर सकता है, बोनाफाइड परचेजर को रीसेल कर सकता है, मतलब अगर गुड्स किसी को खरीदना है तो गुड्स को बेच सकता है। सेल के केस में वंस आप गुड्स को बाई कर लेते हो मुझसे तो आप ये गुड्स किसी और को बेच सकते हो। वेरएस जो हायर परचेज है, जो गुड्स को हायर पे लेके रखा है, वो किसी भी बेटर बायर को गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। क्लियर है क्या बच्चों। आगे बायर कैन रीसेल द गुड्स, वेरएस यहाँ पे जो हायर परचेजर है वो गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता है जब तक वो गुड्स का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे या लमसम में गुड्स को बाई ना कर ले, तब तक वो गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता है। द अदर टॉपिक इज सेल एंड बेलमेंट। मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बच्चों बाकी है, वो हम लोग करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल एंड बेलमेंट। सेल एंड बेलमेंट का क्या फर्क है भैया। सेल के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर, whereas in case of bailment only the possession is transferred from the bailor to the bailey। यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन ट्रांसफर होता है, बेलर अपना सामान बेली को देता है टू मेंटेन द सेफ कस्टडी और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, टू मेंटेन अ सेफ कस्टडी ऑफ द गुड्स और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। बेलमेंट क्या होता है बच्चों, जब हम लोग अपने गुड्स किसी और को देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, या फिर मान लो मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ और मेरे घर के नीचे गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, टू मेंटेन द सेफ कस्टडी ऑफ माई कार, मैं ये दोस्त के घर पे कार छोड़ देता हूँ और उसे बोलता हूँ कि 2 दिन के बाद मैं कार ले जाऊंगा। इसको भी बेलमेंट बोलते हैं। जब हम लोग गुड्स किसी और को देते हैं टू मेंटेन द सेफ कस्टडी, उसको भी बेलमेंट बोला जाता है। या फिर मान लो मेरा दोस्त है, उसको 2 दिन के लिए गाड़ी चाहिए, उसको कोई वेडिंग में जाना है तो उसको गाड़ी चाहिए, तो मेरा दोस्त मुझसे गाड़ी मांग रहा है कि भैया आप अपनी गाड़ी 2 दिन के लिए दे दो, मैं थोड़ा वेडिंग में जाके आऊंगा और उसके बाद आपको गाड़ी लौटा दूंगा। तो मैं जब उसको ये गाड़ी दे रहा हूँ ना, इसको भी बेलमेंट बोला जाता है। दोनों को ही बेलमेंट बोला जाता है। एक बेलमेंट क्या होता है, जब हम लोग किसी को गुड्स देते हैं टू मेंटेन द सेफ कस्टडी, या फिर हम लोग किसी को गुड्स देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो जब भी ये दोनों चीज खत्म हो जाए तो गुड्स, सामने वाला गुड्स हम लोग को वापस देगा, हमारी गाड़ी हमें वापस मिलनी चाहिए। दिस इज नोन एज बेलमेंट। क्लियर है क्या बच्चों। तो हम लोग क्या बोले, सेल के केस में क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेलर टू बायर, वेरएस ये बेलमेंट के केस में पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, पोजीशन ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेलर टू बायर। दूसरा वी आर पासिंग ऑफ ये जनरल प्रॉपर्टी, गुड्स के अंदर आपके पास सारा राइट्स आ जाता है, गुड्स से रिलेटेड सारा राइट आ जाता है, राइट। एक बार मैं आपको गुड्स बेच दूं तो आपके पास सारा राइट आ गया ना, कि आप गुड्स को रीसेल कर सकते हो, आप गुड्स को यूज कर सकते हो। वेरएस बेलमेंट के केस में पासिंग ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी, मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही आपके पास राइट आया है, मतलब मैंने अगर गाड़ी आपको 2 दिन के लिए दी है तो आपके पास 2 दिन तक ही हक आया कि आप गाड़ी को रख सकते हो। या मैंने मान लो आपको चलाने के लिए गाड़ी दी है, तो आपको जब आपका पर्टिकुलर पर्पस खत्म हो जाएगा तो आपको मेरे को देना पड़ेगा। स्पेशल पर्पस है ना कि हाँ चलो इतने दिन के लिए ये काम के लिए रखो, तो इसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है ना बच्चों। आगे बोलता है कि सेल के केस में वंस द ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ द गुड्स, पोजीशन अगर आपको मिल गया तो रिटर्न ऑफ गुड्स इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप उस गुड्स का मालिक बन चुके, मुझे पैसा दे दियो। हाँ डिफेक्टिव ये सब होगा तो बात अलग है, पर जनरल केस में गुड्स को आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। वेरएस बेली को जब उसका पर्पस खत्म हो जाए, बेली को जब उसका पर्पस खत्म हो जाए तब वो गुड्स बेलर को वापस देने पड़ेंगे। इजी। बोला कि सेल के केस में कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस होना जरूरी है। अगर मैं किसी को अगर गुड्स बेच रहा हूं तो इन रिटर्न मेरे को मॉनेटरी कंसिडरेशन चाहिए। अगर मैं किसी को अगर गुड्स बेच रहा हूं तो इन रिटर्न मेरे को क्या चाहिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन चाहिए। वेरएस बेलमेंट में जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन होगा या ना होगा, हो सकता है बेलमेंट ग्रेटिशियस है, हो सकता है बेलमेंट नॉन ग्रेटिशियस है। ग्रेटिशियस होना मतलब फ्री फोकट में देना, जैसे मैं अपनी गाड़ी दोस्त को देके गया, मैं बोला यार सेफ कस्टडी में मेंटेन करना, थोड़ी ना उसके लिए वो पैसा लेगा मेरे से, वो तो मतलब ग्रेटिशियस बेलमेंट है। वेरएस अगर वो मेरे से 2 दिन के लिए गाड़ी मांग रहा है कि वो शादी में जाएगा या घूमने के लिए जाएगा, तो हो सकता है ना मैं नॉमिनल चार्जेस मांग लू 1000-2000, जब मैं उसे 1000-2000 रुपए 2 दिन के लिए गाड़ी का मांग रहा हूँ तब वो क्या है, नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, इट इज अ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। सो ये अपना सेल एंड हायर परचेज का डिफरेंस था एंड सेल एंड बेलमेंट का डिफरेंस था। आगे बच्चों
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है? देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए हमने बहुत शॉर्ट में नोट्स लिखे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनेगा बच्चों। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के लिए देखो क्या क्या रिक्वायर्ड है, टू पार्टीज होने चाहिए, बायर एंड सेलर, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, सिंस गुड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे मूवेबल गुड्स है, और ये कंसिडरेशन नॉट इन काइंड, इट कैन नॉट बी इन काइंड, टोटली काइंड में नहीं हो सकता, पार्टली इन मनी जरूरी है, कंसिडरेशन पार्टली इन मनी जरूरी है। बोला कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? पहली बात, दो पार्टीज होना जरूरी है, गुड्स मूवेबल होनी चाहिए, तीसरी बात टोटली इन काइंड नहीं हो सकता, मतलब मॉनेटरी प्लस काइंड कंसिडरेशन दोनों होना चाहिए। मॉनेटरी, पूरा मॉनेटरी है तो बहुत बढ़िया है, अगर पूरा मॉनेटरी नहीं है तो मॉनेटरी प्लस काइंड चलेगा, पर मॉनेटरी टर्म्स होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा बात, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। सेल के केस में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस में इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, मतलब खाली एग्जिस्टिंग गुड्स की बात की जा रही है, खाली क्या बात की जा रही है? एग्जिस्टिंग गुड्स की। कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, सेल के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं या फिर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। हम लोग बोल सकते हैं कि पहला पूरा पैसा देना पड़ेगा तो ही हम तुमको गुड्स देंगे, इसको क्या बोला जाता है? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। फिर बोला कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, लाइक टू पार्टीज होना चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, ये स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए, सर्टन होने चाहिए, गुड्स केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए, तो वो सारा कंडीशन भी प्रेजेंट होना चाहिए इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर है क्या बच्चों? आगे बोला जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो हमने बोला ना, एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होना जरूरी है। अब हम लोग बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनेगा। क्या बात किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा कैसे बनेगा? जो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कंडीशंस पढ़ी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कैसे करेंगे? तो बोला गया कि पहले क्या होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दो पार्टी के बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा तभी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। फिर बोला गया कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है इसके केस में इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है। क्या हो सकती है? इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है, कि भैया डिलीवरी इमीडिएट हो गई पर पेमेंट हम लोग बात कर रहे हैं बाद में दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कि ये ना इमीडिएट पेमेंट हो और फ्यूचर में डिलीवरी हो, क्या हो? पैसा अभी हम लोग दे रहे हैं पर सामान आप बाद में दोगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया, उसके अंदर पैसा हम आपको अभी दे रहे हैं पर आप सामान बाद में दोगे। या फिर हो सकता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कि भैया कुछ पैसा मैं अभी दे रहा हूँ, कुछ सामान आप मेरे को अभी दे दीजिए, बाद में कुछ और पैसा दूंगा, बाद में कुछ और सामान दे दीजिएगा। या फिर भैया ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये इमीडिएट पेमेंट इमीडिएट डिलीवरी हो, मतलब कि पूरा का पूरा पैसा आपको दे दिया जाए और पूरा का पूरा सामान आप हमें दे दो। या फिर ये भी हो सकता है कि भैया थोड़ा पैसा आपको दिया जाए, थोड़ा सामान आप हमें दो, फिर बाद में थोड़ा और पैसा देंगे, थोड़ा और सामान दीजिएगा। या फिर हो सकता है कि भैया हमारा डिलीवरी एंड पेमेंट दोनों ही फ्यूचर डेट में हो। आज हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि भैया 3 महीने के बाद ये काम करेंगे, तो 3 महीने के बाद ही आप पैसा दोगे, 3 महीने के बाद ही मैं आपको काम करके दूंगा, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आज हमने एंटर कर लिया। तो बोला जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एक वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर दूसरा बात होता है इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है पर पेमेंट बाद में हो सकती है, या फिर इमीडिएट पेमेंट हो सकती है फ्यूचर में डिलीवरी हो सकती है, या इमीडिएट पेमेंट हो सकती है और इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है, या डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही फ्यूचर में हो सकती है, या फिर डिलीवरी या पेमेंट बोथ दोनों कैन हैपन इन इंस्टॉलमेंट, दोनों कैन हैपन इन इंस्टॉलमेंट। क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट, फिर हमने किया टॉपिक हमारा ये है एसेटलमेंट। एक सेकेंड, एसेटलमेंट ऑफ प्राइस, कि भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्राइस कैसे एसेटन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्राइस कैसे एसेटन करेंगे। बोला एसेटलमेंट ऑफ प्राइस बहुत तरीके से हो सकता है। पहला बात तो ऐसा हो सकता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस ही फिक्स करके लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हमने प्राइस को लिख दिया था कि हमारा प्राइस कितना में हम लोग डील करेंगे, हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मेंशन कर दिया था। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही प्राइस फिक्स कर दिया तो वो प्राइस फिक्स माना जाएगा। या फिर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग मैनर बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग प्राइस को फिक्स करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी हो सकता है कि हम लोग मैनर डिफाइन करें कि हमारा प्राइस कैसे फिक्स होगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट, हम लोग क्या बोल सकते हैं जो भी खर्चा लगेगा प्लस 10% में प्रॉफिट रखूंगा, तो वो हमारा प्राइस फिक्सेशन का मैनर हो गया, वो हमारा क्या हुआ? प्राइस फिक्सेशन का मैनर हो गया। या फिर ये हो सकता है कि हमारे और आपके बीच में रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग होती है, हमारे और आपके बीच में रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग होती है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो आप रेगुलर प्राइस दे रहे हो वही आप मेरे को इस बार प्राइस देना, जो आप मुझे रेगुलर पे करते हो वही प्राइस आप मेरे को पे करना।
क्या बोला गया, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, उसके अंदर एसेटलमेंट ऑफ प्राइस कैसे होता है, प्राइस कैसे हम लोग फिक्स करते हैं। पहला बात ये बोला गया कि जो प्राइस है ना, वो आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो कि कितने रुपए में आप खरीदोगे या कितने रुपए में मैं आपको बेचूंगा, क्लियर। दूसरा बोला गया कि मैनर, आपको तरीका बताया गया, क्या बोला गया, तरीका बताया गया कि प्राइस को हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो प्राइस को कैसे फिक्स कर सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया कॉस्ट अगर 10 रुपया तो मैं आपसे प्रॉफिट 10 रुपया लूंगा, तो कितना रुपया लूंगा, 11 रुपया लूंगा, फ्यूचर में कितना रुपया लूंगा, 11 रुपया। हमने परसेंटेज लिख दिया कि जो भी खर्चा लगेगा प्लस 10% प्रॉफिट, ये होता है मैनर। तीसरा होता है रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग, हम और आप रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग करते हैं, आप डेली मेरे से सामान खरीदते हो, मैं डेली बेचता हूँ, तो डेली थोड़ी ना तुमको प्राइस बताऊंगा, प्राइस कब बताऊंगा, जब चेंज होगा, प्राइस कब बताऊंगा, जब चेंज होगा। अगर रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग है तो जो रेगुलर दाम लग रहा है वही मैं आपसे लूंगा। तो बोला कि ये 3 तरीके से आप प्राइस को फिक्स कर सकते हो। इसके अलावा बोलता अगर आपने तीनों ही मेथड नहीं लिखा, आपने तीनों चीज ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा, तो क्या प्राइस लोगे, रीजनेबल मार्केट प्राइस, क्या लेंगे, रीजनेबल प्राइस। अगर ऊपर वाला तीनों मेथड अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा, तो मैं आपसे क्या प्राइस मांगू, भैया मैं आपसे रीजनेबल प्राइस मांगूंगा कि जो भी बाजार का प्राइस है, जितना बाजार में दाम लगता है उतना ही दाम तुम मेरे को दे दो, इसको बोलते हैं रीजनेबल प्राइस। आगे बच्चों, हाउ टू असर्टेन वैल्यूएशन, बोला जा रहा है कि अब देखो ये जो मैंने बोला ना मैनर फिक्स्ड है, या कोई एक्सपर्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस को फिक्स करेगा, मैनर लिखा हो, तो बोलते कि ये वैल्यूएशन कैसे होगा, प्राइस का वैल्यूएशन आप कैसे करोगे। आपने लिखा ना कि स्पेसिफिक मैनर में प्राइस को हम लोग फिक्स कर सकते हैं, कॉस्ट प्लस 10%, या कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट आके वैल्यू करेगा, एक्सपर्ट आके वैल्यू करेगा, और जो भी वैल्यू करेगा उस दाम पे हम आपको बेचेंगे। आपने और मैंने एक जूता का, आपने एक मेरे को अनोखा जूता बनाने बोला, अलग टाइप का शूज बनाने बोला, तो मैं बोला कि यार इस टाइप का शूज का तो मैंने आज तक बनाया नहीं, तो मैं प्राइस कैसे फिक्स करूं। तो आपने बोला भैया इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है, शुभम नाम का इंडस्ट्री में एक बंदा है वो एक्सपर्ट है, तो हमने आपने डिसाइड किया कि भैया हम लोग शुभम से इसका प्राइस वैल्यू कराएंगे, शुभम जो भी दाम बोलेगा उस दाम पे मैं आपको बेच दूंगा, और आप भी एग्री करो कि शुभम जो दाम पे बोलेगा आप उस दाम को उस दाम में खरीद लोगे। तो इसे क्या बोला जाता है, हाउ टू एसेटन वैल्यूएशन, की वैल्यूएशन कैसे होगा। तो बोला जा रहा है जब कोई वैल्यूएशन थर्ड पार्टी से कराया जाता है, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैल्यूएशन किससे कराया जाता है, थर्ड पार्टी से कराया जाता है। जब कोई भी वैल्यूएशन हम लोग किससे कराते हैं बच्चों, थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन कराते हैं, और वो वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है, वो वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। क्या बोला जा रहा है, अगर हमने बात किया था कि भैया हम लोग शुभम से वैल्यूएशन कराएंगे, मान लो शुभम ही मर गया, मान लो शुभम ही मर गया, शुभम वैल्यूएशन ही नहीं कर पा रहा है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। क्लियर है क्या बच्चों। दूसरा बात, अगर मान लो मैंने आपको डिलीवरी दे दी थी, मैंने आपको गुड्स की डिलीवरी दे दी थी, उसके बाद शुभम मर गया, अब भैया रीजनेबल प्राइस तो दोगे ना, जितना जूता मैं आपको दिया हूं उसका मार्केट प्राइस एसेटन करेंगे, कैसे भी मार्केट प्राइस एसेटन करके वो रीजनेबल प्राइस तो दोगे ना। शुभम मर गया इसका मतलब थोड़ी ना मेरा जूता का दाम नहीं दोगे, जितना जूता आपने लिया है, जितना शूज आपने लिया है उसका प्राइस तो मुझे पे करोगे। तो बोला जा रहा है रीजनेबल प्राइस मस्ट बी पेड। बोला जा रहा है भैया थर्ड केस हो सकता है कि मान लो हो सकता है मैं नहीं चाहता हूं कि शुभम हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यूएशन करे, या आप नहीं चाहते हो कि शुभम शूज का वैल्यूएशन करे, हम लोग दोनों में से हो सकता है कोई भी पार्टी ये नहीं चाहता कि शूज का वैल्यूएशन हो। क्यों, मैं सोच रहा हूँ यार शूज का तो वैल्यूएशन शुभम कम कर देगा, और इस टाइप के शूज तो बहुत अच्छे बने हैं, 50-60 हजार रुपया दाम होना चाहिए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि शुभम वैल्यूएशन करे, क्योंकि शुभम कम वैल्यूएशन करेगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि शुभम आके शूज को वैल्यू करे। तो बोला जा रहा है कि इसके कारण क्या होता है, अब आपने गलती की है तो आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, अब आपने गलती की है तो आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अगर मान लो यहाँ पे बायर डिफॉल्ट पे, बायर नहीं चाहता कि शुभम आके शूज को वैल्यूएशन करे, बिकॉज शुभम हायर वैल्यूएशन करेगा, शुभम क्या करेगा, हायर वैल्यूएशन करेगा, हायर वैल्यूएशन करेगा तो बायर को नुकसान होगा, हायर वैल्यूएशन करेगा तो बायर को नुकसान होगा, तो इस बार बायर नहीं चाहता कि शुभम आए, तो बोला कि जो भी लॉस होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, बायर को सू करूंगा, मैं बायर को सू करूंगा। क्लियर है क्या बच्चों। नेक्स्ट देखो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है जो लिखा हुआ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स मान लो विदाउट द डिफॉल्ट ऑफ द पार्टी, विदाउट द डिफॉल्ट ऑफ द बायर और सेलर, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गए, फ्लड में डिस्ट्रॉय हो गए, या गुड्स चोरी हो गए गोडाउन से, आइदर विदाउट द डिफॉल्ट ऑफ बायर और सेलर, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। या फिर बोला गया कि अगर मान लो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स के अंदर
अगर देखो सॉरी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स के अंदर तीन तरह के गुड्स होते हैं बच्चों। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स के अंदर तीन तरह के गुड्स होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकता है, या तो फ्यूचर गुड्स हो सकता है, या कंटीजेंट गुड्स हो सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर जो भी हम लोग आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर रहे हैं, जो आप और हम जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर रहे हैं, उसके अंदर टोटल तीन काइंड्स के गुड्स हो सकते हैं। या तो एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे ऑब्वियसली, या फिर फ्यूचर गुड्स होंगे, या फिर कंटीजेंट गुड्स होंगे, क्योंकि गुड्स ही टोटल तीन टाइप के होते हैं। इसके अलावा बोला गया भैया अगर मान लो हमारा गुड्स पेरिश हो जाता है बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला गया, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, उससे पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे बायर और सेलर का दोनों का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। बायर और सेलर अगर डिफॉल्ट नहीं करता है और गुड्स पेरिश हो जाता है बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बोलते हैं कि गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या बोला गया, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो एंटर कर लिया था, हमें परफॉर्मेंस करना था 20 तारीख को, आज कितनी तारीख है, 16 तारीख है, 4 दिन बाकी है। पर जो सामान जो मेरे को आपको बेचना था ना, वो सामान चोरी हो गया, गोडाउन से ही चोरी हो गया। अब क्या करें, बोलता है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर की भी गलती नहीं है और बायर की भी गलती नहीं है। तो बायर यहाँ पे ये नहीं बोल सकता सेलर को कि डैमेजेस पे करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड, क्यों कैंसिल हो सकता है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों में से किसी का भी डिफॉल्ट नहीं था। आगे बोलते कि अगर फ्यूचर गुड्स था, मान लो कि हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि भैया आपको पोटैटोज उगा के देनी है, अब बेचारे उसके इलाके में ही फ्लड आ गया, तो क्या वो हमें पोटैटोज की डिलीवरी दे सकता है क्या, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है पोटैटोज की डिलीवरी देने के लिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बायर और सेलर दोनों में से किसी का भी फॉल्ट नहीं है। नाउ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। देखो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में क्या होता है ना, जैसे मान लो शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। शेयर सर्टिफिकेट क्या है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। मतलब कि जिसके पास भी वो शेयर सर्टिफिकेट होगा, जो डॉक्यूमेंट शेयर वारंट जिसके पास होंगे, जिसके पास शेयर वारंट्स होंगे, वो जाके कंपनी से शेयर्स को क्लेम कर सकता है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल कि कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया शेयर वारंट, अब जिसके पास भी शेयर वारंट होते हैं वो जाके कंपनी से शेयर को क्लेम कर सकता है। ये डॉक्यूमेंट शो करता है टाइटल की डॉक्यूमेंट शो करे टाइटल। टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है कि जिसके अंदर आपके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ही है, जिसके अंदर आपके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट ही है, जो आपके नाम पे, जो डॉक्यूमेंट आपके नाम पे, तो उसकी डिलीवरी भी आपको ही दी जाएगी, उसकी डिलीवरी आपको ही दी जाएगी। क्लियर है क्या बच्चों? So this was unit 1 that we have completely revised. ये हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट का यूनिट 1 है। इसके अलावा यूनिट 2, 3 भी हम लोग अपलोड करेंगे, और ये भी सारे वन शॉट्स रहेंगे। हम लोग काफी शॉर्ट में डायग्राम करके इसको रिवाइज करेंगे, सो दैट कि आप क्विक रिवीजन इस डायग्राम के थ्रू कर पाओ। जिन बच्चों को ऑनलाइन में ये डायग्राम चाहिए वो प्लीज मेरे को 9832697217 पे मैसेज करो, आई विल सेंड यू द डायग्राम, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। चलो बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर, विल बी डूइंग यूनिट 2 सून। हम लोग यूनिट 2 करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों?